दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट सीरीज। ये लगातार सीरीज चलता जा रहा है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये बार बार प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को वेदों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। टोटल हमारे भारतीय सभ्यता में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, नाम सुनते चलिएगा। सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। इनको याद जरूर रखिए। यजुर्वेद के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा। यजुर्वेद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यज्ञ और धर्मकांड के बारे में जो रहता है, मंत्र सब, उन सब के बारे में यजुर्वेद में बताया गया। ठीक है, बलि प्रथा, इन सब के बारे में यजुर्वेद के बारे में बता। सामवेद में क्या है? गाना को, संगीत को लेकर के। सामवेद संगीत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, संगीत के बारे में सामवेद में व्याख्या किया गया। अथर्ववेद में किस चीज़ को? अथर्ववेद में बात किया गया किसको लेकर के? अंधविश्वास जो है ना, उसको लेकर के क्या क्या है, उस चीज़ को लेकर अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में याद रखिएगा 731 मंत्रों का संग्रह है। 731 मंत्र इसमें मिलते हैं। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं। 731 मंत्रों का विवरण दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी याद रखिए ऋग्वेद के बारे में जानिए। ऋग्वेद को लेकर के बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न। जैसे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है, तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र किस में है? तो ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है, और इसमें कितना याद रखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्वेश्चन पूछ लेता है 10 मंडल किस में है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। ठीक है, और याद रखिए 10,462 क्या है? ये ऋचाएँ हैं। क्या है? ऋचाएँ। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। तो ऋग्वेद में क्या क्या मिला? 10 मंडल, 1028 सूक्त मिले आपको, 10,462 ऋचाएँ मिली। इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में प्राप्त किया। ठीक है, अपने शरीर को त्यागा कहाँ पे? कुशीनगर में। तो इन चीज़ों को अब महात्मा बुद्ध को लेकर के जानिए। महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो ये जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर पूछ लेता है, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी पूछता है, इन चीज़ों को याद है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। ये चीज़ आपको पता चल गई। साथ साथ महात्मा बुद्ध को लेकर के ये बात चाहते हैं, 4 बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी, जो बहुत बार एग्जाम्स में, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी सन पूछ लेता है। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कौन करवाया था? अजातशत्रु करवाया था। अजातशत्रु करवाया था। क्वेश्चन पूछता है तो जरूर याद रखिए। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कौन किया था? तो कालाशोक ने करवाया था। राजा कौन था उस समय का? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति थी 255 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 255। ये कौन? तो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। कौन सा? सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में था। और चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था? चौथा बौद्ध संगति हुआ था प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था।
ये कनिष्क, राजा कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीति को आप जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये कहाँ पे स्थापना किया गया था सत्यशोधक समाज की? पुणे में, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये कब किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाई का दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आप देखिए ये कब बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ये अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इन चीज़ों का। दूसरी बात, अलाई दरवाज़ा में पूछ लेता है कि अलाई दरवाज़ा किस कला से प्रेरित है? तो याद रखिएगा तुर्की कला। कौन सी? तुर्की कला से प्रेरित है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अलाई दरवाज़ा किससे प्रेरित है? तो तुर्की कला से प्रेरित है। ठीक है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया किसको? अलाई दरवाज़ा को। ठीक है, अब इन चीज़ों के अलावा भी याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, कौन सा? सीरी का किला, सीरी का किला भी बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा का नाम सुनेंगे आप, हजार खंभा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इन चीज़ों को भी जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु तक इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में एक जगह का नाम, आप लोग पटना में पटना साहिब का नाम सुनते होंगे, तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, अब इनके अलावा भी आप याद रखिए सिखों के 10वें गुरु में 10 गुरु का नाम जरूर याद रखिए, वो भी सीरियली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सिखों के पहले गुरु का नाम आप जरूर याद रखिए। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक, गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन हुए? तो दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। कौन हुए? गुरु अंगद। तीसरे गुरु का नाम क्या था? गुरु अमरदास थे। कौन थे? गुरु अमरदास। ठीक है, चौथे गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। ठीक है, पांचवें गुरु का नाम क्या था? तो गुरु अर्जुन देव। कौन सा? गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु थे। छठे गुरु का नाम क्या था? सीरियली आपको बता रहे हैं। ठीक है, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, याद रखिएगा। ठीक है, सातवें गुरु के नाम क्या थे? 7वें नंबर के गुरु हर राय, गुरु हर राय 7वें गुरु थे। 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। ठीक है, 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु थे कौन सा? तो गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कौन सा? गुरु गोविंद सिंह। इन 10 गुरु के नाम जरूर सीरियली याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी मैचिंग के लिए दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो किसमें? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, किसमें? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। टोटल कितने स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान बना था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं अब हो गई है, मतलब 8 भाषाएं अब जोड़ी गई है। 14 से 22 भाषा हो गई। तो 22 भाषा में से 22 भाषा, तो इसमें कब कब परिवर्तन आया? तो 1967 ईस्वी में, 1967 में। तो कौन? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी? सिंधी भाषा को 1967 में। फिर 1992 ईस्वी का टाइम पीरियड आया, उसमें भी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी जोड़ी गई, कोंकणी, कोंकणी भाषा। फिर मणिपुरी भाषा भी जोड़ी गई। फिर उसके बाद नेपाली भाषा भी जोड़ी गई। ये 3 भाषा 1992 ईस्वी में, 1967 में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर उसके बाद 2003 का टाइम पीरियड आया, 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो कौन कौन सा? मैथिली,
मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। 2003 कौन सा, याद रखिएगा, 92 संविधान संशोधन, 92वां 92 संविधान संशोधन, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस तरीके से टोटल 8 भाषाएं जोड़ी जा चुकी है। तो अब टोटल कितनी भारतीय भाषाएं, 22 भाषाएं। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। किससे, सॉरी एक समय, किससे लिया गया है मौलिक अधिकार, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिए, क्वेश्चन में एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएसए से अब मौलिक अधिकार लिया गया। तो दूसरी बात, ये शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन से है, संविधान के भाग 3 में। कितने, संविधान के भाग 3 आर्टिकल, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कौन सा, मौलिक अधिकार। ठीक है, और याद रखिएगा शिक्षा के अधिकार को समझ के बात को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो ये भी जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2014 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है। तो याद रखिए, धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड जलप्रपात है कहाँ पे, तो ये बिहार राज्य में। ठीक है, और कुछ और जलप्रपात हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। जोग जलप्रपात ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। याद रखिए कहाँ पे है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे है जोग। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, एमपी के मध्य प्रदेश में, एमपी में मध्य प्रदेश। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध सागर जलप्रपात, याद रखिए कौन सा, दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, मांडवी नदी पे है। दूध सागर जलप्रपात किस पे है, मांडवी नदी पे है। तो ये सब फेमस है कुछ जलप्रपात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी जरूर अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध को। ठीक है, और यह हीराकुंड बांध है कहाँ, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। एग्जाम्स में पूछ लेते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य से बिलोंग करता है, तो उड़ीसा राज्य से। ठीक है, अब देखिए कुछ और बांध है जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पे है, याद रखिएगा भागीरथी नदी पे है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेता है, एक करके आता है श्रीशैलम बांध परियोजना। श्रीशैलम बांध परियोजना कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कौन सी नदी पे है ये, तो कृष्णा नदी पे है। इनको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक पूछता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, तो सबसे पहली बात है कौन से में, तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है। ठीक है, तो इनको भी जरूर याद रखिए। एक आता है इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना। इडुक्की कहाँ पे है, तो केरल में। कहाँ पे, कौन से राज्य में है, केरल में है। और ये कौन सी नदी पे है, तो पेरियार नदी पे है। इतना जरूर याद रखिए। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर याद। एक होता है सरदार सरोवर बांध परियोजना जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पे। तो इन सब को जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाते हैं बार बार। चलिए अब है नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया, नीति आयोग को किस स्थान पर रखा गया, तो योजना आयोग के स्थान पर रखा गया। ठीक है, नीति आयोग ये कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसके स्थान पर आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
भारत सरकार में वित्तीय वर्ष कब चलता है? भारत सरकार में वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, वित्तीय महीना होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो भारत सरकार समय समय पर अलग अलग सिचुएशन में बहुत सारी ऑपरेशन चलाती है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए किया था भारत सरकार ने। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब देखिए कुछ भारत के ऑपरेशन जो है बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा किस देश का? ये तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन राहत ये किसके लिए चला गया था? ऑपरेशन राहत चलाया गया था किसके लिए? यमन संकट में। यमन में जो संकट आया था उस समय भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री जो है ना, ऑपरेशन मैत्री ये कब चलाया गया था? तो नेपाल में जो भूकंप आया था ना उसमें हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। तो बहुत सारे ऑपरेशन है जो इनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो जरूर दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव में होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा? तो डिटर्जेंट के निर्माण में कौन सा? प्रोटीएज जो है ना ये एंजाइम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आनुवांशिक सामग्री का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन कैसे करता है? अमीबा अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन द्वारा अपना जनन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर, रबर को यदि सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है? बरसात की जो बूंदें गिरती है उसकी साइज गोल आकार की क्यों होती है? सतही तनाव के कारणों से बरसात की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है, किससे? वायु से किस में चली गई? जल में प्रवेश करती है, तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर करता है किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।